वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास में युक्ति आईएएस के द्वारा आप लोगों को दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज एनालिसिस डेली किया जाता है। आज 6 मार्च है, उसमें हम लोग देखेंगे पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट आप लोग के लिए कौन कौन से टॉपिक को कवर करता है दैनिक जागरण और कौन सा टॉपिक आप लोगों को पीटी स्पेशली ओरिएंट टॉपिक है, तो उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो भी अभी नए जुड़े हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो हमारे पुराने लिसनर व्यूअर है, नए और पुराने दोनों, चैनल को शेयर भी किया कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके और इस प्रयास को और भी अधिक लोगों तक पहुँचाया जा सके। युक्ति आईएएस से जुड़ने का बहुत सा माध्यम है, जैसे ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yuktiias.in। सभी चीज़ें आप लोगों को टेस्ट अवेलेबल है यहाँ पर। यूपीएससी पीसीएस सभी पीसीएस इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप लोगों को उपलब्ध है यह टेस्ट सीरीज पीटी प्लस मेंस। और जितने भी इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसके सारे आपको टेस्ट अवेलेबल है, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एफसीआई, टेट, सी टेट, सभी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर सभी टेस्ट अवेलेबल होंगे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो विजिट जरूर कीजिए। साथ ही साथ पीआईबी, इंपॉर्टेंट पीआईबी आप लोगों को अपलोड बिल्कुल फ्री अपलोड किया जाता है। जो इंपॉर्टेंट पीआईबी है डेली अपडेट कर दिया जाता है। 5 तारीख तक का पीआईबी अपडेट है, आप लोग जरूर उसको विजिट करिए। वहाँ से डायरेक्ट आप लोगों को प्रश्न, आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी पीआईबी का पीडीएफ अपलोड किया जाता है वो इम्पॉर्टेंट प्रकृति का होता है, उससे डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेगा आप लोगों को। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट आप लोगों को टॉपिक चलाया जाता है, इम्पॉर्टेंट डे के नाम से भी एक सीरीज चलाया जा रहा है, तो सभी का आप लोग लाभ जरूर ले। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो बने हुए, उसे जरूर एक बार देख ले। आगे जो भी आने वाले एग्जाम है उसके लिए उपयोगी होगा वो, तो जरूर एक बार विजिट करके देखिए। युक्ति आईएएस का टेलीग्राम चैनल, वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हैं, ऐप यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल जरूर उसको विजिट कीजिए, देखिए क्या स्पेशल है। चलिए हम लोग आज बात करेंगे पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से टॉपिक को कवर करता है दैनिक जागरण। तो सबसे देखिए पहला न्यूज़ ये यूक्रेन से संबंधित है। डेली आप लोग कुछ ना कुछ इसके संबंध में आप लोगों को न्यूज़ मिल रहा होगा। अभी इस परीक्षा उपयोगी कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है, हालांकि जागरूक नागरिक के रूप में इसे जानना जरूरी होता है, पर ये परीक्षा उपयोगी हम लोग एक एस्पिरेंट है, यूपीएससी एस्पिरेंट है, पीसीएस एस्पिरेंट है और भी एग्ज़ाम को हम लोग कंडक्ट करते हैं। तो जो हमारा एग्ज़ाम ओरिएंट टॉपिक है उससे हम लोग कवर करेंगे, भावनाओं को साइड में रखकर। चलिए, एक यहाँ है कि एक अवसर दिया जा रहा है भारत में इंटर्नशिप पूरा करने के विदेशों से लौट रहे ग्रेजुएट जो होंगे उनको इंटर्नशिप का प्रोग्राम कराया जाएगा। इस पर विशेष एक न्यूज़ जरूर आएगा 1-2 दिन में कि रणनीति सरकार की क्या है, उस पर तब हम लोग इस पर अच्छे तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि अभी ये अस्पष्ट नीति में है कि सरकार इस पर मसौदा क्या लाएगी, किस रूप से सरकार कार्य करेगी। तो जब ये इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए जो नीति सरकार लाती है तब हम लोग इस पर विशेष चर्चा करेंगे। फिलहाल इसमें आप लोग देखिए कुछ बातें की गई है, आदेश जारी किया गया है। जो कुछ विदेशी मेडिकल कॉलेज हैं, ग्रेजुएट ऐसे भी हैं जो कोरोना का या उससे पूर्व जैसी विषम परिस्थिति में भारत आ जाते हैं तो इंटर्नशिप पूरा नहीं हो सके, उसके लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो 7.5% की सीट रिजर्व करने की बात की गई है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है इस मसौदे में। हालांकि इस पर नीति जरूर आएगी, सरकार लेकर आएगी, जो उस वक्त इस पर हम लोग एक मेंस ओरिएंट आप लोगों को इंटरव्यू ओरिएंट टॉपिक को कवर करूंगा। तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं इसको छोड़ते हुए। देखिए एक पीटी ओरिएंट है आप लोगों को यहाँ पर, पीटी यहाँ से जरूर पीटी देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए महिला विश्व कप हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है न्यूजीलैंड में। तो पहला तो प्रश्न होगा महिला जो विश्व कप कहाँ हो रहा है, तो न्यूजीलैंड में हो रहा है। दूसरा है कि भारत इसमें कब उप विजेता के तौर पर शामिल हुआ या विजेता बना है, तो इससे प्रश्न आपको पीटी में पूछा जा सकता है। और जब भी महिला से रिलेटेड कोई भी स्पेशल इवेंट होता है तो एग्जाम में प्रश्न वहां से देखने को मिलता है। तो भारतीय महिला 2005 और 2017 में उप विजेता रही है, तो यह आप लोगों को प्रश्न इसमें पूछ सकता है। साथ ही साथ एक रविंद्र जडेजा जो इन पुरुष क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, तो उसने 7वें नंबर या उससे नीचे के बल्लेबाज करते हुए एक रिकॉर्ड आज कायम किया कल
जिनमें उन्होंने 175 रनों को पारी खेली नवाद टेस्ट में, जो इससे पूर्व भारत में कपिल देव के नाम था, जो 7 या उससे नीचे के क्रम के कोई बल्लेबाज हो जो 150 से अधिक रन बनाया हो। तो इसमें आपको पहले कपिल देव का नाम रहा करता था 1986 में। यह 86 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 86 बहुत इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि वर्ल्ड कप भी जीता था इस वर्ष भारत। तो इसमें कानपुर में 7वें नंबर बल्लेबाजी करते हुए 163 रन की पारी खेली थी। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह प्रश्न आपको पीटी ओरिएंट पूछ सकता है आप लोग को करंट अफेयर में। तो ये 2 चीज़ें आप लोग को याद रखना है, यहाँ से आप लोग को प्रश्न आ सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट है, नीचे आप लोग को आ जाइए, नीचे जस्ट एक और भी प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिस प्रत्येक जिले में होगा कम से उच्च शिक्षण संस्थान। इसके संबंध में मसौदा तैयार किया गया है और एक सुझाव दिया गया है जो अनुदान आयोग है। क्यों यह सकल जो नामांकन अनुपात है, जिसमें कल मैंने बात किया था, जो GER है, सकल नामांकन अनुपात जो है उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने जो नीति बनाई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 50% तक लाने का, उसमें सरकार का कुछ कार्य के संबंध में यही उच्च शिक्षण संस्थान की स्थापना की बात की जा रही है। तो इसके संबंध में कुछ बातें दी गई है, आप लोग यहाँ से डाटा जरूर कलेक्ट कर लीजिए। इसका आप लोग को जो अंडरलाइन PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया गया। आप लोग वहाँ से इसको अंडरलाइन जो भी किया हुआ उससे की नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है, आप लोग वहाँ से ऐड हो सकते हैं, या तो युक्ति IAS टाइप कीजिएगा। ऑल एग्जाम कॉम्पिटिटिव टेस्ट के नाम से युक्ति IAS का लोगो लगा होगा, आप लोग उसको विजिट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे इजी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए रहते हैं आपको टेलीग्राम चैनल का, तो आप लोग जरूर उसमें शामिल होकर इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बात किया गया है कि उच्च शिक्षण संस्थान जो GER जो करीब 27% से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1935 तक, कब तक यह आपको PT में पूछ सकता है प्रश्न, आपको कब तक लक्ष्य रखा है 1935 तक कितना पहुँचाना है, तो आप लोगों को मात्र 50% तक पहुँचाना है। तो यह लक्ष्य बहुत ज़रूरी हो जाता है सरकार का। तो 2035 तक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसमें लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ आयु वर्ग जो 18 से 23 वर्ष है, कुल आबादी का 27% छात्रों ने ही उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकन कराया है, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 27% जो रेट है वो जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आप लोग से पूछ सकता है, तो यह ध्यान रखने योग्य है। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। कल ही मैंने इस पर चर्चा किया था, विस्तृत कुछ बातें बताई थी। उससे पहले प्लेलिस्ट भी FATF पर बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए, वहाँ से सारे चीज़ें आप लोग कवर हो जाए। FAT क्या होता है, FAT की नीति क्या है, FAT किन देशों पर अपने लिस्ट को जारी करता है और इसमें अभी तक कितने देश शामिल है, तो अभी तक 23 देश शामिल है। तो इस पर सभी चीज़ों पर मैंने चर्चा किया है। उस प्ले लिस्ट को जरूर जाके विजिट कीजिए, उससे ज़रूर व्यू कीजिए, बहुत सी चीज़ सीखने को मिलेगा। क्योंकि मैं एक ही चीज़ को बार डेली नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम लोग को कवर करना होता है। तो आप लोग एस्पिरेंट है, सजग एस्पिरेंट है, आपको क्लियर करना है एग्ज़ाम, तो आप लोग स्मार्ट वर्क कीजिए। पहले का वीडियो जरूर बनाओ, उसे जरूर एक बार विजिट करके देख लीजिए और फिर इसे टैली कर लीजिएगा आप लोग, बहुत आसान होगा चीज़ों को समझने में। चलिए, कल का बैठक समाप्त हो गया FAT का, फाइनेंशियल जो एक्शन टास्क फोर्स था उसका बैठक समाप्त हो गया, कल ही लास्ट बैठक था उसका। तो इसके संदर्भ में देखिए कुछ बातें वहाँ स्पष्ट कर दी गई कि पाकिस्तान को पुनः हिदायत दिया जाए, जब तक आप लोग 27 आप लोगों का जो बिंदु दिया गया था FTA के द्वारा गत वर्ष, उसे नहीं पूरा करते हैं तो आप लोग को ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। और खासकर ये भी बात बोली गई है, जब तक आप लोग आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को स्पष्ट नहीं करेंगे, जैसे यहाँ देखिए बात किया गया हाफिज सईद महसूद अरर कुख्यात के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का निर्देश नहीं दिया था, लेकिन अभी तक इस जो सरकार है वहाँ के इरमान खान की, वो अभी तक नहीं माना है। और यहाँ पर कुछ बातें हैं साफ कर दी है FATF जो टास्क फोर्स है उनके द्वारा कि जब तक आप लोग 27 उपाय कदम उठाया उसमें से 26 ने आप लोग मान लिया, मानते हैं, पर आप लोग को जब तक पाकिस्तान सरकार आतंकी सरगनों के खिलाफ कदम नहीं उठाएगी उसकी निगरानी की सूची से बाहर आना मुश्किल है, साफ शब्दों में बोला गया है। तो पाकिस्तान ने लक्ष्य दिया 2023 तक हम इसे सुलझा लेंगे इस मामले को, तब तक 21 जून तक अभी रखा जाएगा FATF के ग्रे लिस्ट में, जून तक रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोगों को ध्यान रखने की बात है।
मैंने कल इस पर एक पिक्चर भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर सेंड किया था, फेसबुक ग्रुप पर सेंड किया था, तो सभी जगह मैंने इससे संबंधित कुछ आप लोगों को आर्टिकल पहले ही सेंड कर दिया, तो उससे आप लोग टैली कर लीजिएगा। आप लोग जरूर कोई भी आप लोग देखिए, हमारा टेलीग्राम चैनल हो, फेसबुक चैनल हो या व्हाट्सएप का चैनल हो, कहीं भी अगर आप लोग जुड़े हुए हैं तो सभी लोग आके एक टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर सभी चीज़ें देखिए इम्पोर्टेंट आप लोगों को नोट्स दिया जाता है, पिक्चर सेंड किया जाता है। तो देखिए एक प्लेटफॉर्म पर सेंड कर दिया जाता है, सभी जगह सेंड करना पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, इसलिए टेलीग्राम देखिए बहुत ही बड़े स्तर पर प्लेटफॉर्म को उपलब्ध कराता है। तो आप लोग देखिए डेली यहाँ पर आपको कम से कम 50 से 100 पिक्चर आप लोगों को मिल जाएंगे, जो आप लोगों को परीक्षा उपयोगी, जिसमें करंट अफेयर का कमलेश सर के द्वारा दिया जा रहा है और बहुत बेहतर तरीके से उनके द्वारा काम हो रहा है। तो आप लोग ज़रूर उनका सपोर्ट कीजिए। फेसबुक पर उनके द्वारा अपलोड किया जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर विजिट करके देख सकते हैं। और उस जो भी फोटो पिक्चर दिया जाता है उनके द्वारा टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, तो देखिए आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। हम लोग बहुत बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं और भी नवीन सुधार करने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो हम लोग उस पर लगे हुए हैं। तो जल्द ही हम लोग आप लोगों से मिलेंगे उस रूप में। तो देखिए यहाँ पर एफटी का जो बात की जा रही है, यूएई को देखिए, यूएई को भी इस सूची में रखा गया है। क्यों? क्योंकि वो आतंकवादी जो संबंधी जो संपत्ति छिपाने को रोकने के पर्याप्त उपाय नहीं किया है यूएई जो। तो देखिए इसके संबंध में भी उनको ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। तो देखिए अब इस बार पीटी में आपको प्रश्न पूछ सकता है कि नवीन देश किसे शामिल किया गया यूएई को। अभी तक कुल कितने देशों को शामिल कर चुका है इसमें, फिलहाल कितना देश है, तो 23 देशों को इसमें शामिल किया गया। तो इसमें पहले लिस्ट भी दे रखा है, प्ले लिस्ट में आप लोग जो वीडियो देखिएगा एफएटी का, तो उसमें सभी देशों का लिस्ट भी दिया है। तो आप लोग उस लिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आप लोग देखने को मिलेगा कि कौन सा देश है एफएटीएफ से बाहर हुआ, कौन शामिल हुआ, कौन सबसे अधिक लंबे समय तक रहा है। तो पाकिस्तान, उससे पूर्व कौन रहा है, तो उससे संबंधित ईरान रहा है, या अब कौन रहा, तुर्की रहा है, कौन सा रहा है। तो आप लोग विजिट करके जरूर देखिएगा। जब तक नहीं देखिएगा इन सब चीज़ों से आप लोग नहीं समझ पाइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए हाई कोर्ट जो है उत्तराखंड का, उनके द्वारा बहुत ही बेस्ट डिसीजन नहीं, अभी डिसीजन आना बाकी, हालांकि उस पर उनके द्वारा कुछ बातें स्पष्ट की गई हैं किसी विवाद को लेकर, कि व्यक्ति और जाति के बजाय राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता सर्वोपरि है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट माना है कि जाति, धर्म और उससे संबंधित संप्रदाय से ऊपर कहीं राष्ट्र होता है, और उसकी अखंडता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना सभी संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ व्यक्ति विशेष का भी दायित्व है। तो इसके संबंध में कुछ याचिका की गई थी दायर, क्योंकि जो क्या कहते हैं आपको इसके संदर्भ में वहाँ पर जो अर्धसैनिक बल है, तिब्बत जो अर्धसैनिक बल है, उनके द्वारा कुछ भूमि अधिग्रहण किया गया था मामले में आईटीबीटी को। तो इसके संबंध में याचिका दायर किया गया था हाई कोर्ट में। तो उसी सुनवाई के क्रम में यह बात की गई थी कि यहाँ पर 1880 से अधिक गांव रहते हैं। जिस क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया था, लगभग 2480 हेक्टेयर भूमि का आईटीबीटी द्वारा चौकी के रूप में अधिग्रहण किया गया था। उसमें लगभग 1880 परिवार रहते हैं, गांव में रहते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342, याद रखिएगा 342 आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम ओरिएंट आर्टिकल हो यह है। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आप लोग को देखने को मिलते हैं। इसके अंदर भोटिया जनजाति, देखिए भोटिया जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है, आप लोग जरूर इसे विजिट कर सर्च कर लीजिएगा गूगल पर। यहाँ प्रश्न पूछ सकता है। जनजाति जब भी चर्चा में रहती है जनजातियाँ, तो वो एग्जाम का रूप बन जाती है, तो इसलिए आप लोग महत्वपूर्ण रूप से उसे देखिएगा। भोटिया जनजाति सूचीबद्ध है 342 के जो सूची दी गई है, उसमें कौन कौन से जनजातियों को विशेष आरक्षण दिया गया है उसके संबंध में। तो सरकार ने इस विशेष अधिकार दिए, तो सरकार की ओर से ज़मीन का अधिग्रहण करना, उनके अधिकारों का उल्लंघन करना है। तो यहाँ विशेष बात नहीं है, पर यहाँ पर 342 और भोटिया जरूर इम्पोर्टेंट है। तो इसके संबंध में कुछ बातें हैं, क्यों ऐसा हाई कोर्ट ने निर्णय दिया। तो चीन सीमा पर स्थित मिलन गाँव वास्तविक नियंत्रण रेखा से मात्र 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। तो चीनी सेना जब फायरिंग रेंज में आता है, तो मिलन सड़क मार्ग से जुड़ा अंतिम गांव है। इसी के संदर्भ में देखिए हमारा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है
अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से जितने भी सटे गांव है वहाँ पर चौकियाँ, जो संवेदनशील चौकियाँ होती हैं, वहाँ पर चौकी लगाना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए इस संदर्भ में ITBT का भूमि अधिग्रहण किया गया था अर्धसैनिक बलों के द्वारा, और वो की गई थी। उसी के संदर्भ में चीज़ें को स्पष्ट, तो यहाँ पर देखिए अधिसूचना संबंधी अधिसूचना जारी करता है हाईकोर्ट, और साफ शब्दों में बोलता है कि राष्ट्र हित के आगे जाति, उपजाति, आरक्षित जाति, जनजाति की धारणा व्यक्तिगत हित की बात है, जो राष्ट्र अखंडता और एकता के लिए घातक है। इसके संबंध में बातें की गई है। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है इस प्रकार के, जब भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है इस प्रकार का दिया जाता है, तो यहाँ पर मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बीच डिस्प्यूट का जो विवाद का कारण होता है, आप लोगों को हमेशा यह आप लोगों को विषय बना देता है मेंस में। तो आप लोग इसे ज़रूर कवर कीजिएगा। इस पर वीडियो में कितनी बार आप लोगों को बताया हम मौलिक अधिकार क्या जरूरी है और कितना मौलिक अधिकार होना चाहिए, मौलिक कर्तव्य किस रूप से आप लोगों को उपयोग में लाना है, यह क्या मौलिक अधिकार से अधिक है मौलिक कर्तव्य। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि मौलिक अधिकार का हम तभी मांग कर सकते हैं जब हमें मौलिक कर्तव्यों की जवाबदेहिता तय की हुई है। तो जब तक इसे अंतर बिंदु को स्पष्ट नहीं किया जाता तब तक ये सब टॉपिक आपको मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट होगा, तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर कोल लोकेशन के संबंध में कुछ बातें की गई है, हालांकि उतना एग्जाम ओरिएंट नहीं है, पर आप लोग अंडरलाइन कर दिया। PDF में ज़रूर देख लीजिएगा कोल लोकेशन क्या होता है, जानकारी बस, क्योंकि जब यह विवाद है, जब इस पर निर्णय आएगा उस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो इसके संबंध में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट नीचे आ जाइए। फिर देखिए 10 सूत्रीय एजेंडा उद्योगपतियों कारोबारियों के लिए 10 सूत्रीय एजेंडा तय किया गया उत्तराखंड में। तो ये देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, किस रूप से इंडस्ट्री डेवलप करती है, किस रूप से उसके कार्य करने चाहिए सरकार और व्यक्ति को या एक उद्योगपति को, इसके संबंध में 10 सूत्रीय एजेंडा। तो ये लो आप लोग इस 10 सूत्रीय एजेंडे को एक बार देख लीजिएगा। किसी भी एग्जाम में कहीं भी अगर मेंस में आप लोग को इंटरव्यू में कहीं पूछा जाता है कि हमारे राज्य में कारोबारियों को विकसित करने के लिए आप 5 कारण बताइए, ऐसा क्या काम होगा जिसमें आप लोग को उद्योगपतियों या कारोबारियों को विकसित करने के लिए आप एक अच्छे माहौल को क्रिएट कर सकते थे। इसके संबंध में आप लोग इन सब पॉइंटों को कवर कर सकते हैं। यह यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, सभी लगभग राज्यों में इसको लागू किया जा सकता है क्योंकि ये जेन्युइन कॉज पर कायम होते हैं। राज्य विशेष बात तो की ही जाती है पर ये जेन्युइन कॉज के रूप में होता है। जैसे एयरपोर्ट कनेक्टर विकसित करना कि आसपास एयरपोर्ट को होना जरूरी हो जाता है, ज़रूरत के हिसाब से और छोटे नए फोकल पॉइंट विकसित करना। तो ये देखिए जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उनकी बात की गई है। उद्योग नीति व्यवहारिक और क्या होना चाहिए, इसके ज़रूरतों के बदलाव करने की गुंजाइश होनी चाहिए। बिना कैट के सस्ती बिजली दी जाए, इसके संदर्भ में बात, स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाए। देखिए ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसलिए आपको इस 10 सूत्री कार्यक्रम जो एजेंडा उसको कहीं भी आप पुट कर सकते हैं राज्य विशेष के संदर्भ में आपको ध्यान में रखते हुए। तो इसलिए आप इसे की नोट जरूर बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों को नीचे आ जाना है। रूस बहुत हो गया है। ह्यूमन कॉरिडोर की बात की गई है। तो ह्यूमन कॉरिडोर लाखों जीवन रक्षक है। इसके संबंध में ह्यूमन कॉरिडोर क्या होता है, किस रूप से मार्ग के संबंध में इसको विस्तृत चर्चा किया गया। मैंने कल एक फेसबुक ग्रुप पर आपको पूर्व जो हमारे विदेश मंत्री थे सुषमा स्वराज, उनका एक मैंने वीडियो अपलोड किया था ह्यूमन कॉरिडोर के संबंध में। मैं टेलीग्राम पर हालांकि सेंड करना भूल गया था, व्हाट्सएप पर, तो मैं अभी कर दूंगा उसे। उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि भारत किस रूप से, भारत का प्रभुत्व किस रूप से उभर कर सामने आया है, ह्यूमन कॉरिडोर किस रूप से स्थापित करने के लिए जो हमारे मित्र राष्ट्र जो हमारे हैं तो उनके द्वारा किस रूप से सहयोग कराया जाता है और किस रूप से विवाद उत्पन्न होता है जब ऐसा क्षेत्र यमन के मामले में हो या अफगानिस्तान के मामले हो या यूक्रेन के मामले में हो, तो किस रूप से सरकार उसको अपने मित्र राष्ट्रों का सहयोग लेती है। उसके संबंध में छोटा सा वीडियो 2 से 3 मिनट का वीडियो है सुषमा स्वराज जी का। उन्होंने यमन के मामले में अपनी बात कही थी क्योंकि उसके बाद उनकी जो स्वर्गवास हो गया था। तो इसके संबंध में जो चीज़ें आप लोग जरूर वीडियो को जरूर देखिएगा, चीज़ों को समझ पाइएगा कि भारत की स्थिति क्यों सशक्त हो रही। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भारत अब अगले 10 से 15 वर्ष में विश्व का नेतृत्व करेगा, क्योंकि
भारत उस लोकतांत्रिक देश का परिचायक बन गया है जो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है बिना किसी, क्योंकि अमेरिका भी देखिए सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के रूप में वो है, पर अपने कर्तव्यों के बीच उसका अंतर्द्वंद हमेशा रहता है कि आपको बीच में कहीं मित्र राष्ट्रों को भी अपने बीच में कहीं छोड़ देता है। देखिए जैसे यूक्रेन के मामले में हो, वो दावा किया कि आप नाटो में शामिल हो, हम आपका सहायता हर स्तर पर करेंगे। बहुत से मामलों में, अफगानिस्तान मामलों में आप उसे देख सकते हैं। तो इस पर भरोसा करने, लोकतांत्रिक देश पर भरोसा करने लायक होता नहीं है। इसलिए इससे जुड़ने के जो राष्ट्र हैं, केवल इनसे इसी आधार पर जुड़ते हैं ये सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है इस रूप में कि उनके पास जीडीपी सबसे अधिक है, उसके बाद पावर इस रूप से अधिक है, इसलिए अमेरिका के प्रति लोग जुड़ते जा रहे हैं। पर मानवीय स्वभाव की बात की जाए कि ह्यूमन को एक संपत्ति मानते हुए, राष्ट्र संपत्ति मानते हुए अगर कोई राष्ट्र सपोर्ट करता है तो वो इंडिया है। और इंडिया के साथ देखिए सभी लगभग देशों के साथ पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए और कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो विश्व के लगभग सभी देशों से भारत का बेहतर तालमेल है और अग्रसर बढ़ रहा है। तो मानवीय स्वरूप को विकसित करने में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विकसित करने में भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर कर अगले 10 से 15 वर्ष में आएगा। और यहाँ देखिए इसकी बात सभी राष्ट्रों के द्वारा मानी जाती है, जैसे वो अमन के मामले में हो या आपको अफगानिस्तान के मामले में हो, यूक्रेन के मामले में हो, या फिर उसके बाद देखिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो दायित्व के निर्वहन के संबंध में यूएनओ में दिया गया वक्तव्य के संबंध में बात की गई हो। तो इस रूप से आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान से कवर करते रहिएगा, बहुत सी चीज़ों आप लोग को आगे देखने को मिलेगा अगले वर्षों में। यह आर्टिकल जरूर पढ़िएगा। खतरनाक मोड़ लेता है यूक्रेन का संकट, क्यों खतरनाक मोड़ ले रहा है यूक्रेन के संदर्भ में, इसके संबंध में स्पष्ट चर्चा की गई है। कुछ बातें की गई है जैसे रूस एक सैन्य महाशक्ति अवश्य है, लेकिन इसे याद रखना चाहिए कि 21वीं सदी में इस युग में कोई भी देश किसी अन्य देश की संप्रभुता इस तरह नहीं कुचल सकता जैसा कि उसे यूक्रेन के मामले में संप्रभुता कुचलना चाहता है। तो इसके संबंध में कुछ आर्टिकल में बातें की गई है, आप लोग जरूर जानना चाहिए। तो देखिए दोनों पक्ष विपक्ष दोनों आप लोगों को जानना चाहिए कौन सही है कौन गलत है, किस रूप से महाशक्तियों के बीच यूक्रेन फंसा हुआ है, भारत की भूमिका उसके संदर्भ में क्या है, ये सब चीज़ों को आप लोगों को नज़र बनाए रखना है। फिर देखिए आंकड़ा दिया गया है परमाणु बम से संबंधित, तो इन आंकड़ों को जरूर याद रखिएगा। पीटी ओरिएंट आप लोग को यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। आंकड़ा 2020 तक का है, 21 में नहीं दिया गया था आंकड़ा, तो हालांकि निर्माण अभी तक नहीं हुआ, वो जो आंकड़ा पूर्ववर्ती वही आंकड़ा आगे है। तो रूस सबसे ज़्यादा है 6375, अमेरिका उसके बाद 5800, चीन 320, फ्रांस 290, ब्रिटेन 215, पाकिस्तान 160। हालांकि पाकिस्तान दावा करता है हमारे पास 160 है, पर कितना शक्तिशाली है वही जाने। फिर इंडिया 150 है, इजराइल 90 और उत्तर कोरिया आपको 40 है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पीटी ओरिएंट आप लोगों को चीज़ें याद भी रखनी है, ध्यान भी रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नीचे आ जाइए। एक आप लोगों को ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इथेनॉल उत्पादन पर जोर देने की बात की गई है। क्रूड ऑयल का दाम जो है $118 प्रति बैरल पहुंच गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए एक बैरल में कितना लीटर होता है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, इससे पता चलेगा कि कौन कितना देख रहा है। इससे संबंधित चीज़ों को हम लोग को भी पता चलता रहता है। तो आप लोग इसके संबंध में की नोट्स दिया गया, लक्ष्य क्या है, कितना लक्ष्य पिछले वर्ष उत्पादन किया है, घरेलू चीनी मिलें अब उत्पादन कर रही है तो किस रूप से क्या है, सभी को मैंने अंडरलाइन कर दिया। आप लोग इसका की नोट्स जरूर बना लीजिएगा, यह आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो इसके चलिए हम लोग की नोट्स देखते हैं, इसके संबंध में की नोट्स क्या है। तो सबसे पहले इथेनॉल क्या है, आप लोग इथेनॉल के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। इथेनॉल एक कृषि आधारित उत्पाद है जो मुख्य रूप से चीनी उद्योग और सह उत्पाद सौरे से प्राप्त होती है। उनका जो रस होता है उस सिरे से प्राप्त की जाती है। एथेनॉल प्रमुख जैव ईंधन में से एक है जिसका उत्पादन प्राकृतिक खमीर द्वारा शकरा के किण्वन या एथिलीन हाइड्रेशन जैसी पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है या होता है। तो इसके संदर्भ में आप लोगों को चीज़ें याद रखनी चाहिए, कहाँ से शकरा के किण्वन से, यानी जो
चीनी का जो बनाया जाता है उसके जब किण्वन किया जाता है उसी क्रम में इसे भी प्राप्त किया जाता है एथेनिल, हाइड्रोजन और पेट्रोकेमिकल के प्रक्रियाओं के आधार पर। इथेनॉल संबंधित नीति क्या है भारत सरकार के? सम्मिश्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इथेनॉल जो सम्मिश्रण कार्यक्रम है इसका उद्देश्य पेट्रोल के साथ इथेनॉल को मिलाकर कार्य करना है, उसे बाजार में मार्केट में लाना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य है जैव इथेनॉल को जैव ईंधन की श्रेणी में लाया जा सके और ईंधन के आयात को कटौती और कार्बन उत्सर्जन को कम करके लाखों डॉलर की बचत की जा सके। इसका मुख्य लक्ष्य है जो EBP है, इथेनॉल सम्मिश्रण जो कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है उसके लक्ष्य क्या है आप लोग को यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। PT, मेंस और इंटरव्यू तीनों ओरिएंट से आप लोग को इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत सरकार पेट्रोल का 20% एथेनॉल सम्मिश्रण जिसे E20 बोला गया है, ध्यान रखिएगा E20 इथेनॉल का 20%। जब भी कोड आएगा E10 आएगा E15 आएगा तो उस प्रतिशत की बात की कितना मिश्रण किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग E20 जिसे कहा जाता है 20% सम्मिश्रण, इसका लक्ष्य 2030 से कम करके 2025 कर दिया गया है। तो पहले 30 लक्ष्य किया था, यह तो PT में आप लोग पूछ सकता है कि पूर्व में 20% एथेनॉल मिश्रण का कब तक लक्ष्य रखा गया था जिसे घटाकर 2025 कर दिया, तो 2030 तक लक्ष्य था जिसे अब घटाकर 2025 तक यह लक्ष्य रखा गया है कि अब पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण किया जाएगा। वर्तमान में 18.5 8.5 मिश्रण किया जा रहा है, 8.5% का मिश्रण किया जाता है इथेनॉल का। तो यह महत्वपूर्ण है कि अभी वर्तमान में कितना हो रहा है, तो 20 तक लक्ष्य रखा गया है। नोट आप लोगों को ध्यान रखना है कि 2025 तक 20% एथेनॉल के सम्मिश्रण देश में अपार लाभ मिल सकता है, जैसे प्रति वर्ष 30,000 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। ऊर्जा सुरक्षा, कम कार्बन उत्सर्जन, बेहतर वायु गुणवत्ता, आत्मनिर्भरता, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न का उपयोग, किसानों की आय में वृद्धि होगी। तो यहाँ आय छूट गया है तो थोड़ा सा आय ऐड कर लीजिएगा आप लोग। किसानों की आय में वृद्धि होगी, आय रोजगार सृजन और अधिक निवेश के अवसर प्राप्त होंगे इसके संबंध में। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इसके। अब रोड मैप क्या है, E20 का रोड मैप क्या है, इसे कैसे प्राप्त किया जाएगा E20? डायरेक्ट हम लोग तो E20 तक जा नहीं सकते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप लाना होगा। तो इसके लिए भारत सरकार का रोड मैप तैयार किया गया था, तो इसे देख लेते हैं क्या है। अखिल भारतीय इथेनॉल उत्पादन क्षमता को 700 से बढ़ाकर 1500 करोड़ लीटर करना है। तो देखिए पहले 700 अभी वर्तमान में लगभग हो रहा है, जिसे 1500 को आसपास ले जाना है अखिल भारतीय स्तर पर पूरे भारत में। अप्रैल 2022 तक आप लोगों को E10 2022 तक था, अप्रैल तक ही E10 को उत्पादन चरणबद्ध तरीके से रोल आउट करना है। तो 8.5 अभी हो रहा है, यह लक्ष्य आपको रखा गया था। तो देखिए हम लोग कितना लक्ष्य के करीब आ चुके हैं, तो इसे जल्द ही पूरा करने की उम्मीद है। नेक्स्ट है 2023 तक E20, देखिए 2023 तक E20 के चरणबद्ध रोल आउट, अप्रैल 2025 तक इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कर देना है। तो E10 कब तक रहेगा, 10% कब तक लाना है, तो 2022 तक, अप्रैल 2022 तक ही है, एक माह बच गया है। फिर नेक्स्ट है 23 तक आप लोगों को 20% का चरणबद्ध तरीके से रोल आउट कर देना है, उपलब्धता सुनिश्चित कर देना है। वर्ष 2023 तक ही E20 सामग्री अनुपालन E10 इंजन ड्यूड वाहनों को रोल आउट कर देना, अर्थात मार्केट में उपलब्ध करा देना है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। तो कब कब ये लक्ष्य निर्धारित है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है मेंस में, आप लोग इसे जरूर सबमिट कीजिएगा। 2025 तक E20 ट्यून इंजन वाहनों का उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य भारत सरकार का है, जिसमें एथेनॉल से चलने वाले जो इंजन होंगे उसको 2025 तक रोल आउट कर देना है मार्केट में। राष्ट्रव्यापी शैक्षणिक अभियान चलाया जा रहा है इसके लिए। फिर नेक्स्ट आप लोगों को इथेनॉल के उत्पादन के लिए मक्का जैसे पानी बचाने वाली फसलों का उपयोग को प्रोत्साहित करना है। मक्का से भी इथेनॉल को विकसित करने का यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है। गैर खाद्य फीड स्टॉक इथेनॉल के उत्पादन का प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। नोट आप लोग यहाँ ध्यान रखना है क्या कि बिहार कैबिनेट ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति जो नीति बनाई थी 2021 को मंजूरी दी थी। इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य है। तो प्रश्न आपको यहाँ से पूछ सकता है, अभी हालांकि 67 BPSC वाला वहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, या किसी भी एग्ज़ाम में आप लोग को, या UPSC में टैग लाइन इथेनॉल का जो प्रश्न हो सकता है वहाँ से आप लोग यह आपको कथन में पूछ सकता है, 1-2 ऑप्शन दे सकता है इसके संबंध में। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रथम राज्य है बिहार। भारत सरकार वर्तमान में कहाँ कहाँ अनुमति देता है इथेनॉल के, तो वो देख लीजिए। बी भारी गुड़ का जो होता है, हम लोग गुड़ खाते हैं, उसका जो प्रकार है
बी प्रकार का गुड़ होता है, सी प्रकार का गुड़ होता है, उस लेवल को आप लोगों को उपयोग में लाया जाता है। उसके लिए एथेनॉल का उपयोग वहाँ से हम लोग कर सकते हैं। मानव उपभोग के लिए अनाज, वहाँ से गन्ने के रस, चीनी सिरप, अधिशेष चावल और मक्का के लिए इथेनॉल उत्पादन की अनुमति दिया गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए कितने पार्ट में दिया गया है। तो आप लोगों को बी गुड़, सी गुड़, हैवी गुड़ जो होता है, हैवी गुड़ मानव उपभोग के लिए अनाज जो किए जाते हैं उससे, गन्ने का रस, चीनी और आपको चीनी सिरप और मक्का से किया जा रहा है। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके लिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि इथेनॉल को हम लोग किस रूप से देख रहे हैं, किस रूप से हमारे आगामी जो ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण साधन होगा, जो हम पेट्रोल के साथ नियत तरीके से हम लोग उपयोग कर सकते हैं, नियमबद्ध तरीके से। तो आप लोग को याद रखनी है, इसके संबंध में प्रश्न आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट है आप लोगों को देखिए, ये टॉपिक पीटी ओरिएंट है कि 7% वृद्धि के तय 10,000 करोड़ डॉलर के चीनी रक्षा बजट बढ़ावा दिया है। तो 15 लाख के 17 लाख के आसपास करोड़ के आसपास आप लोगों को रक्षा बजट हो गया है चीन का। तो भारत के रक्षा बजट 5.2 से कितना 3 गुना से अधिक भी है, 3 गुना से ज़्यादा है। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि चीन के जो हम पड़ोसी देश है, कितना अरब डॉलर का आपको रक्षा बजट बनाया है। और विश्व में यह दूसरा सबसे बड़ा बजट बनाता है। सबसे पहले अमेरिका है, अमेरिका सबसे बड़ा बजटीय आवंटन करता है अपने रक्षा सुरक्षा के लिए। उसके बाद अमेरिका। तो भारत का स्थान किस क्रम में, तो आप लोग जरूर सर्च कीजिएगा। हालांकि मैंने इसमें आपको रक्षा बजट जब आता है तो उसमें मैंने ज़रूर जिक्र किया होगा, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा होगा, आप लोग ज़रूर देख सकते हो उसे और अपने चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए भारत, देखिए केवल भारत, मैंने बार बार बोला, भारत अपनी जवाबदेहिता को जानता है। इसी संदर्भ में भारत, देखिए तालिबान के अधिकारी, जो तालिबान हमेशा विरोध में रहा है लोगों को लेकर, अपनी विदेश नीति को लेकर तालिबान किस रूप से आया है वो अलग फैक्ट है कि इस बार तालिबान का रूप किस रूप से उभर कर सामने आएगा। तो ये देखिए तालिबान के अधिकारी, तालिबान में भी माना कि भारत का जो चावल दिया जा रहा है, जो लक्ष्य रखा है भारत ने, सहायता का जो लक्ष्य दिया है 50,000 टन का, वो देगा। उसमें जो पहली खेप जो हाल ही में गई थी, उसकी जो गेहूं की गुणवत्ता है वो बहुत उच्च क्वालिटी का है, जो पाकिस्तान के गेहूं के क्वालिटी से बहुत कहीं अधिक है। तो उस पर तालिबान के अधिकारी के द्वारा यह ट्वीट किया गया था और धन्यवाद दिया गया था भारत को। तो देखिए भारत केवल बोलता नहीं है, उसके संदर्भ में कुछ कार्य भी बेहतर करता है। तो जो भी ऐड दे रहा है, भारत ऐड दे रहा है, सहायता दे रहा है, वो उच्च क्वालिटी के खाद्य आपूर्ति के साथ देता है। इसी के संदर्भ में एक आर्टिकल है, तो ज़रूर इसे समझिएगा कि क्या भारत किस रूप से अपना कार्य कर रहा है। आज के वीडियो एनालिसिस है दैनिक जागरण के, इतना ही। इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक इतना ही था जो पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट हो। बाकी चीज़ें कल हम फिर देखेंगे कि 7 मार्च को कौन सा इंपॉर्टेंट पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट है, उस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहिए, चैनल को शेयर कीजिए और लोगों तक, हमारे प्रयास को और लोगों तक पहुंचाने का सहयोग करते रहिए। और उम्मीद करता हूं आज का जो टॉपिक होगा आप लोगों को बहुत सी चीज़ों को स्पष्ट करता होगा। तब फिर मैं कल एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।